हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। आज की कहानी वीरप्पन की। आप सबने अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार तो कहीं ना कहीं वीरप्पन का नाम ज़रूर सुना होगा। अपने जुर्म और खौफ के लिए वीरप्पन हर जगह जाना जाता था। 3 राज्यों की सरकार, आप सोच सकते हैं, तीन तीन राज्यों की सरकार उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ी थी। इन सरकारों ने सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे उसे पकड़ने के लिए। 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी मारे गए थे उसे पकड़ने की होड़ में, पर वीरप्पन किसी के हाथ नहीं आता था। बेसिकली वीरप्पन एक डोमेस्टिक टेररिस्ट था। सैंडलवुड्स और एलिफेंट्स की तस्करी के लिए वो जाना जाता था। सैंडलवुड्स यानी चंदन की तस्करी वो करता था, और जंगलों में एलिफेंट्स को मारकर उनकी तस्करी वो करता था। कहा जाता है एक समय में उसने जंगलों से हाथी ख़त्म कर दिए थे। उसका पूरा नाम खूसे मुन्नास्वामी वीरप्पन था। भारत के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में उसका नाम था। बहुत ही खूंखार टेररिस्ट था वो। 20 साल तक उसने तमिलनाडु और कर्नाटका सरकार की एड़ियां लगवा कर रखी थी। उन्हें अपने पीछे पीछे घुमाया था, पर वो उनके हाथ ना आया। 20 साल तक एड़ी चोटी का जोर लगाया था इन सरकारों ने उसे पकड़ने के लिए। 2000 से ज़्यादा के हाथी और 184 लोगों को मारने का मामला था उसके ऊपर। 5 करोड़ का इनाम था उसके ऊपर। जो भी उसे पकड़ता उसे 5 करोड़ का इनाम मिलता। दाऊद इब्राहिम के बाद वो इकलौता ऐसा इंसान था जिस पर सरकार ने इतना बड़ा इनाम रखा था। 18 जनवरी 1952 में कर्नाटका के एक छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ। उसको इस तस्करी वगैरह के सिलसिले में उसके चाचा ने लाया। 17 साल की उम्र में उसने पहली बार किसी हाथी का शिकार किया था, और कहा जाता है कि हाथी के माथे के बीचों बीच गोली मारकर उसे मारना उसकी फेवरेट टेक्निक थी। और उसके बारे में ये भी एक चीज़ कही जाती है कि वो बेहद शार्प माइंडेड शूटर था और एकदम परफेक्टली वो शूट करता था। उनके पास जो हथियार होते थे वो इतने हाई डिफाइंड हाई क्वालिटी के नहीं होते थे। उन हथियारों के साथ भी उसका निशाना एकदम पक्का होता था। वीरप्पन बहुत ही खूंखार और हैवानियत से भरा इंसान था। सरकारें उससे बहुत परेशान थी। आए दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम, एसटीएफ की टीम, पुलिस की टीम कोई ना कोई ऑपरेशंस करती रहा करती थी उसे पकड़ने के लिए। और एक बार यूं हुआ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी थे जिनका नाम था पी श्रीनिवास। पी श्रीनिवास ने बहुत सारे ऑपरेशंस किए वीरप्पन को पकड़ने के लिए, पर वीरप्पन उनके चंगुल में फंस नहीं रहा था। उनका हर ऑपरेशन नाकामयाब जा रहा था। वीरप्पन की भी अब उनके साथ बहुत ही एक किस्म की दुश्मनी पड़ गई थी, क्योंकि पी श्रीनिवास ने बार बार ऑपरेशंस कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने वीरप्पन का जीना मुश्किल कर रखा था। एक बार जब पी श्रीनिवास वीरप्पन को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ गए, तो वीरप्पन तो उनके कब्ज़े में नहीं आया। पर बदकिस्मती ये थी कि पी श्रीनिवास को वीरप्पन के बंदों ने पकड़ लिया। और वीरप्पन की खूंखारियत देखिए, उसने पी श्रीनिवास को गर्दन काट दी। और कहा जाता है कि वो उनके सिर के साथ फुटबॉल खेला करता था, अपने गुंडों के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ। वो कई दिनों तक उनके सिर के साथ फुटबॉल खेलता रहा। इतना खूंखार किस्म का वो इंसान था वीरप्पन। अब चलो एक बार के लिए मान भी लिया कि पी श्रीनिवास जो थे वो
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वीरप्पन की उनके साथ दुश्मनी थी, एक राइवलरी थी, तो वो निकालने के लिए वीरप्पन ने उन्हें मार दिया। पर आप देखिए वीरप्पन इतना क्रूअल था कि उसने अपनी छोटी बच्ची को, न्यूबॉर्न बेबी को भी नहीं छोड़ा। हुआ यूँ कि वीरप्पन का घर जंगल ही था। वो जंगलों में ही रहता था। कभी तमिलनाडु के जंगल, कभी कर्नाटका के जंगल, कभी केरल के जंगल। अपनी लोकेशन बार बार बदलता रहता था ताकि पुलिस के हाथ ना आए। पुलिस आए दिन उसके पीछे पड़ी रहती थी, उसे पकड़ने की कोशिश में थी, उसे पकड़ने की होड़ में थी, और उसे भी ये चीज़ मालूम थी कि पुलिस मुझे पकड़ना चाह रही है। उसकी जो छोटी बच्ची थी, न्यूबॉर्न बेबी थी, वो ज़ोर ज़ोर से रोती थी। बच्चे जैसे आप लोगों को पता ही है, अमूमन छोटे बच्चे रोते ही हैं, कभी दिन में कभी रात में। छोटे छोटे बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। तो उसे यूँ लगने लगा कि जब इतने शांत जंगल में ये बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोएगी तो पुलिस कहीं ना कहीं से मेरा जो लोकेशन है पुलिस तक पहुंच जाएगा। यहाँ से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, पुलिस को पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ है, यहाँ से नॉइस आ रही है, यहाँ जाकर देखते हैं। तो इसी डर में, खुद को बचाने के डर में, उसने अपनी छोटी बच्ची का गला दबा के मरवा डाला था। इतना क्रूअल था वो, खुद को बचाने के लिए खुद की छोटी बच्ची उसने मरवा डाली। अभी तो सरकार वीरप्पन के तस्करी वाले मामले से, एलिफेंट किलिंग वाले मामले से बहुत परेशान थी, और यही 2000 में 2000 में वीरप्पन ने एक और नया काम कर दिया। उसने साउथ इंडियन सिनेमा के बहुत ही फेमस एक्टर राजकुमार को किडनैप कर लिया। पूरे साउथ इंडिया में हड़कंप मच गया कि वीरप्पन ने फेमस एक्टर राजकुमार को किडनैप कर लिया है। पुलिस टीम, सरकारें, हर कोई लग गया, इतना बड़ा मामला था ये। पर वीरप्पन ने राजकुमार को नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि उसने उस समय कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार को घुटनों पर ला दिया था। उसने अपनी कई शर्तें रखी। उस समय कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे एस एम कृष्णा। उसने राजकुमार को छोड़ने के बदले कई शर्तें रखी, जैसे अपने जेल में जो उसके कुछ साथी थे उनको छोड़ने की मांग, पैसों के लिए मांग, कावित्री नदी पर उसकी कुछ मांगे थी पानी को लेकर। पर बातचीत कुछ सरकार से उसकी बैठ नहीं पा रही थी, बातचीत अच्छे से हो नहीं पा रही थी। तो बाद में बातचीत के लिए वहाँ के एक लोकल मैगज़ीन के एडिटर आर गोपाल को भेजा गया नेगोशिएशन के लिए। बातचीत के बाद पूरे 108 दिनों के बाद वीरप्पन ने राजकुमार को सही सलामत छोड़ दिया, और बदले में कीमत पता कितनी ली? उस समय 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए वीरप्पन ने लिए उस समय राजकुमार को छोड़ने के लिए। अब यूं ही चलता रहा सिलसिला वीरप्पन का। 2002 आ गया। 2002 में उसने फिर से पूर्व कृषि मंत्री नकप्पा को किडनैप कर लिया। हर जगह हंगामा मच गया कि वीरप्पन ने फिर से किडनैपिंग कर ली है, और इस समय कृषि मंत्री की एसटीएफ की पूरी टीम लग गई उनको ढूंढने के लिए। उन्होंने ऑपरेशन चलाया, पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचे वीरप्पन वहाँ से निकल चुका था, और मंत्री जी को भी अपने साथ लेकर निकल चुका था। एसटीएफ के हाथ कुछ भी नहीं लगा। वीरप्पन को अब गुस्सा आ गया कि एक तो सरकार पैसे भी नहीं दे रही जिसकी उसने मांग करी थी, और ऊपर से ऑपरेशंस भी चला रही है उसे पकड़ने के लिए। तो उसने क्या किया, मंत्री जी को मार डाला। उसने मंत्री जी को मारकर उनकी बॉडी को नदी के किनारे फेंक डाला। 2 दिन बाद एसटीएफ की टीम ने उनकी बॉडी को नदी किनारे से बरामद किया। इस समय तक 50 करोड़ का इनाम सरकार वीरप्पन के ऊपर रख चुकी थी। वीरप्पन किसी के हाथ आ ही नहीं रहा था। इसके 2 मेन रीजंस थे। एक कि वो जंगल की सीमाओं पे था। सीमाओं का मतलब कि 3 स्टेट्स थी, कर्नाटका, केरल और तमिल,
और जंगल का वो पार्ट जो सीमाओं पर था वो उसी पार्ट में रहता था। अगर मान लो कर्नाटक टीम आई उसको पकड़ने के लिए, तो वो भागकर केरल वाले पार्ट में चला जाएगा, जंगल के पार्ट में। और अगर केरल की टीम पकड़ने की कोशिश कर रही है तो वो भागकर तमिल वाले पार्ट में चला जाएगा, जंगल के। तो इस तरह वो किसी के हाथ भी नहीं आ रहा था। स्टेट्स के भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे कि आपकी पुलिस टीम ये हमारे सीमा कैसे पार कर गई, आपकी टीम हमारी सीमा कैसे पार गई। तो आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। तो बैठकर डिसीजन किया गया कि एक जॉइंट एसटीएफ, जॉइंट स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी, तीनों स्टेट्स की मिलकर, जॉइंट कर्नाटका, केरल और तमिल की, जो मिलकर कोशिश करेगी इसे पकड़ने के लिए। पर फिर भी वो हाथ नहीं आया। और दूसरा मेन रीज़न ये था कि वीरप्पन को वहाँ के लोग सपोर्ट भी कर रहे थे। अब क्या पता लोग डर के मारे सपोर्ट कर रहे थे, या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो लोगों को पैसे देता था, जो कि लोगों को, गरीब लोग थे उनको ठीक लगता था, उनकी मदद कर रहा था तो पैसे देता था। तो लोग जो था उसको बचाने में भी मदद करते थे। लोग इन्फॉर्मेशन दे देते थे कि पुलिस टीम आ रही है, ऑपरेशन के लिए फोर्स आ रही है, तो वो वहाँ से पहले ही भाग लेता था। तो ये दो मेन रीजंस थे कि वो पकड़ा ही नहीं जा रहा था। उसने काफ़ी देर तक सरकार को परेशान किया, किसी के हाथ वो आ ही नहीं रहा था। वीरप्पन का खौफ बढ़ता ही चला जा रहा था। उन दिनों एक आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, विजय कुमार। विजय कुमार को एसटीएफ का हेड बनाया गया। खुद जयललिता ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि आपका एक ही मिशन है, मिशन वीरप्पन, या तो जिंदा या मुर्दा, पर वीरप्पन हमें चाहिए। 4-5 साल लग गए विजय कुमार को वीरप्पन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। कोई क्लू ऐसा मिल जाए जो वीरप्पन की कमज़ोरी हो, जहाँ से जाकर उसे पुलिस की टीम दबोच सके, कुछ तो मिल जाए उसके खिलाफ। कोशिश करते करते विजय कुमार को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वीरप्पन की आँखों में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी एक आँख में कुछ खराबी है, कुछ उसे प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पे। और उसकी रीज़न था उसकी मूंछें। वीरप्पन अपनी मूंछों के लिए भी जाना जाता था। वो बहुत खूब बड़ी बड़ी मूंछें रखा करता था और अपनी मूंछों को वो कलर लगाता था। तो एक दिन वो कलर के कुछ ड्रॉप्स उसकी आँख आँख में गिर गए, जिस वजह से उसको आँख में प्रॉब्लम थी। और हर जगह ये भी र्यूमर फैला हुआ था कि वीरप्पन बीमार है। अब अगर वीरप्पन बीमार है तो वो जंगल से बाहर डॉक्टर के पास तो जाएगा ही जाएगा। अब पुलिस को ये एक कड़ी मिली, कमज़ोर नस मिली, जहाँ से उन्होंने प्लान बनाया वीरप्पन को पकड़ने का। 2004 में पुलिस ने ये ऑपरेशन चलाया वीरप्पन को पकड़ने का, और इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन कुकून। पुलिस टीम ने क्या किया, एसटीएफ की टीम ने, कि एक एम्बुलेंस वो लोग उस रूट से निकालने लग गए। उस एम्बुलेंस को उन्होंने ऐसे पेश किया कि ये एम्बुलेंस लोगों की जनहित में है, लोगों की मदद करने के लिए है। रूरल एरिया से लोगों को उठाकर सिटीज़ में ले जाती है, डॉक्टर्स के पास जो लोग बीमार हैं, और फिर वापस। ये इस तरह से उन्होंने पेश किया कि ये एम्बुलेंस सरकार की तरफ से है, लोगों की मदद के लिए। वो एम्बुलेंस रोज़ वहाँ से गुज़रने लगी, रोज़ गुज़रने लगी। उस एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था वो भी एसटीएफ का ही बंदा था, और जो अटेंडेंट था वो भी एसटीएफ का बंदा था। ये एम्बुलेंस एक ट्रैप की तरह थी वीरप्पन को पकड़ने के लिए। अब धीरे धीरे ये न्यूज़ वीरप्पन तक भी पहुंची कि एक एम्बुलेंस है, वह इस तरह लोगों को लेकर जाती है। वीरप्पन को भी यकीन आने लगा कि रोज़ आती है, कुछ गड़बड़ नहीं है, नॉर्मली जाती है, लोगों को लेकर आ जाती है वापस, कुछ गड़बड़ नहीं है। तो 18 अक्टूबर को वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ उस एम्बुलेंस में आकर बैठा। एम्बुलेंस में जिस आकर वो बैठ गया 18 अक्टूबर को, इन्फॉर्मेशन, जो ड्राइवर थे वो अटेंडेंट था, उसने सिग्नल पहुंचा दिया टीम के पास कि वीरप्पन आज ट्रैप में फंस चुका है। वो बैठ गया एम्बुलेंस में आकर। अब प्लान ये था कि ड्राइवर और अटेंडेंट एम्बुलेंस को छोड़कर भागेंगे तेज़ी से, ताकि एसटीएफ की टीम दूसरी तरफ से फायरिंग खोल सके। उन्होंने प्रॉपर एक
लोकेशन डिसाइड किया था, एक ब्रिज डिसाइड किया था जहाँ पर जाकर एम्बुलेंस को रुकना था। तो एम्बुलेंस अपनी स्पीड पर चल रही थी। अचानक से ब्रेक मारते हुए तेज़ी से जो ड्राइवर और अटेंडेंट एक तरफ भाग लिए, निकल गए, जंप कर लिया बाहर। और इससे पहले कि वीरप्पन और उसके साथी कुछ और समझ पाते, एसटीएफ की टीम ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। कहा जाता है कि पहले एसटीएफ की टीम ने अनाउंसमेंट कर वीरप्पन को सरेंडर करने के लिए भी बोला था, पर वीरप्पन ने दूसरी तरफ से गोलियां चलाना शुरू कर दी। तो जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ की टीम ने भी गोलियां चलाई। 338 टोटल राउंड्स एसटीएफ की टीम ने उस एम्बुलेंस पे फायर किए थे, कुल 20 मिनट में। 20 मिनट के बाद जब जो उधर से वीरप्पन वाली साइड से फायरिंग एकदम शांत हो गई, कोई जवाबी फायरिंग नहीं हो रही, तो एसटीएफ की टीम ने फायरिंग रोकी और एम्बुलेंस में जाकर चेक किया। एम्बुलेंस में जब वो गए तो वहाँ 4 डेड बॉडीज़ थी। कहा जाता है कि खुद विजय कुमार तक वीरप्पन को नहीं पहचान पाए। कुछ समय तक, पहले शुरुआती कुछ मिनट तक वो भी वीरप्पन को नहीं पहचान पाए, क्योंकि वीरप्पन अपनी मूँछों के लिए जाना जाता था और उसने अपनी मूँछें कटवा दी ताकि वो जब डॉक्टर के पास जाएगा तो कोई उसे पहचान ना पाए। कुछ समय बाद जब वीरप्पन को पहचाना गया, तब देखा गया कि उसे 3 गोलियां लगी हैं, एक उसकी आँख के बीचों बीच, दूसरी उसके सर पे और तीसरी उसके शरीर के पीछे की तरफ। उसके बाद उन्हें तीन उसके साथी और वीरप्पन को धर्मपुरी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जो पास ही पड़ता था। और वहाँ जाकर पता चलता है, क्लियर हो जाता है, एश्योरिटी हो जाता है कि ये इनकी डेथ हो चुकी है। कहते हैं कि उस समय सबसे पहला कॉल विजय कुमार ने जयललिता को किया था। ये ऑपरेशन चलते चलते रात तक का समय हो चुका था हॉस्पिटल जाते जाते। तो जब विजय कुमार कॉल करते हैं तो जयललिता की पीए फ़ोन उठाती हैं और वो कहती है कि मैडम इस समय सोने की तैयारी कर रही हैं। तो आगे से जवाब में विजय कुमार कहते हैं कि अगर आप मेरी एक बार बात करा दें तो हो सकता है आज रात मैडम को नींद बहुत अच्छी आए। और जब वो उनकी बात करवाते हैं तो वो 2 ही शब्द फ़ोन पर कहते हैं कि मैम, वीरप्पन केस इज़ क्लोज्ड। और जयललिता आगे से कहती हैं कि मैं जब से मंत्री बनी हूँ, आज आपने पहली बार मुझे कोई खुशखबरी सुनाई है। तो इस तरह से वीरप्पन की खूंखारियत का दी एंड होता है। पर इसकी एक कहानी और है जो बाद में बहुत उछली। कुछ लोगों का ये कहना था कि एसटीएफ की टीम ने वीरप्पन को 2-3 दिन पहले ही वहाँ से पकड़ लिया था, क्योंकि अब बहुत समय बीत गया था, 20 साल हो चुके थे। वीरप्पन की जो टीम थी बहुत कम हो चुकी थी, उसके साथ के बंदे बहुत कम हो चुके थे, कुल उसके साथ 5-6 बंदे ही थे। तो एसटीएफ की टीम ने वीरप्पन को धर दबोचा था जिंदा। उन्होंने 3-4 दिन उसे अपने पास रखा, बहुत टॉर्चर किया। और ये कहा जाता है कि जो उसकी वो एक आँख थी वो भी एसटीएफ की टीम ने निकाली थी, बदले के तौर पे जो वीरप्पन ने सर काटा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उस अधिकारी का। और उसके बाद 3-4 दिनों टॉर्चर करने के बाद उन्होंने उन्हें एम्बुलेंस पर बिठाकर उनका एनकाउंटर कर दिया था। पर एसटीएफ की टीम उस समय इस चीज़ से खास मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमने उसे मौका दिया था सरेंडर करने का, पर उसने सरेंडर करने से मना कर दिया और आगे से गोलियां चलाई, जिसे हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और हमने भी बदले में गोलियां चलाई, जिसके दौरान उसकी मौत हो गई। तो इस तरह से वीरप्पन की खूंखारियत का दी एंड होता है। पर इसकी एक कहानी और है जो बाद में बहुत उछली। कुछ लोगों का ये कहना था कि एसटीएफ की टीम ने वीरप्पन को 2-3 दिन पहले ही वहाँ से पकड़ लिया था, क्योंकि अब बहुत समय बीत गया था, 20 साल हो चुके थे। वीरप्पन की जो टीम थी बहुत कम हो चुकी थी, उसके साथ के बंदे बहुत कम हो चुके थे, कुल उसके साथ 5-6 बंदे ही थे। तो एसटीएफ की टीम ने वीरप्पन को धर दबोचा था जिंदा। उन्होंने 3-4 दिन उसे अपने पास रखा, बहुत टॉर्चर किया। और ये कहा जाता है कि जो उसकी वो एक आँख थी वो भी एसटीएफ की टीम ने निकाली थी, बदले के तौर पे जो वीरप्पन ने सर काटा था
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उस अधिकारी का। और उसके बाद 3-4 दिनों टॉर्चर करने के बाद उन्होंने उन्हें एम्बुलेंस पर बिठाकर उनका एनकाउंटर कर दिया था। पर एसटीएफ की टीम उस समय इस चीज़ से ख़ास मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमने उसे मौका दिया था सरेंडर करने का, पर उसने सरेंडर करने से मना कर दिया और आगे से गोलियां चलाई, जिसे हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और हमने भी बदले में गोलियां चलाई, जिसके दौरान उसकी मौत हो गई। एक फैक्ट और है कि जो वीरप्पन के गांव के लोग थे, उनका कहना था कि जो इंसान एक बार वीरप्पन को मिल ले, वो उसकी पोलाइटनेस और उसके सॉफ्ट बिहेवियर का दीवाना हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट था उसके गांव के लोगों का, ये उसकी इमेज से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी था। मतलब उसने तो बहुत खूंखार और खौफनाक इमेज अपनी डेवलप करके रखी थी। बहुत ऐसे काम किए जिसकी वजह से वो सरकार के टारगेट पे था, वो उस पे इनाम थे, उसे सब पकड़ना चाह रहे थे सभी पुलिस। पर उसके गाँव के लोगों का यही कहना था कि जो एक बार उसे मिल ले वो उसकी पोलाइटनेस और सॉफ्टनेस का दीवाना हो जाएगा। शायद वो लोग इसलिए कहते थे कि जो पैसे वो वीरप्पन जो लेता था सरकार से या तस्करी से कमाता था, तो वो उन पैसों से उन लोगों की मदद करता था या क्या था, पर उन लोगों का ये कहना था। पर चलिए, ये थी पूरी वीरप्पन की कहानी। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और थैंक यू वेरी मच, और आपके क्या व्यूज़ हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।